वो 4 लोग जिन्हें रियल एस्टेट में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। रियल एस्टेट एक बहुत ही लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट की बेसिस के ऊपर मुल्कों के निज़ाम चल रहे होते हैं। जैसे आप देखें कि दुबई के अंदर, यूएई के अंदर पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट के ऊपर बेस करता है और वहाँ पे लोग जो है वो इन्वेस्ट भी करते हैं। वहाँ पे आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी मिलती है, बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मिलती हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि रियल एस्टेट जो है वो एक बहुत प्रॉफिटेबल और लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रही है। तो लोग ऑटोमेटिकली इस तरफ सोचते हैं कि रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन वो कौन से लोग हैं जिनको रियल एस्टेट में किसी सूरत भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, या वो इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं कर सकते, या अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो स्टक हो जाएंगे। आज आपके सामने रखेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाएंगे। तो इसमें नंबर फर्स्ट पे ऐसे लोग हैं जिनकी माहाना आमदन 50,000 या उससे कम है। रियल एस्टेट की किसी भी तरह की इवन इंस्टॉलमेंट प्लान वाली इन्वेस्टमेंट भी उनके लिए नहीं है। या इसको मैं मजीद आसान कर दूं कि अगर माहाना आमदन में से आपकी सेविंग 10,000 रुपये या उससे कम है माहाना, तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट देखी जाए तो 10 लाख रुपए में मिनिमम यहाँ पे आपको प्लॉट जो है वो मिल जाता है इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। और अगर उसकी डाउन पेमेंट जो है वो 80,000 से 1 लाख के दरमियान हो तो माहाना किस्त उसकी 10,000 रुपये बनती है। लेकिन उसके साथ हर 6 महीने बाद 50 से 60,000 रुपये की एक बड़ी किस्त भी आपको अदा करनी होती है, तब जाकर आपकी टोटल पेमेंट जो है वो 10 लाख की अदा होती है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करनी कि पेमेंट प्लान जो है उसको डिवाइड किया जाता है इस तरह के उसको लुक्रेटिव बनाया जा सके मार्केटिंग पर्पज़ के लिए कि इंस्टॉलमेंट मंथली जो है वो कम से कम रखी जाए, लेकिन 6 महीने बाद एक हिडन इंस्टॉलमेंट कह लें, या पेमेंट प्लान के अंदर वो दर्ज तो होती है इंस्टॉलमेंट, लेकिन आपको क्योंकि मार्केटिंग में आपने 10,000 पढ़ा होता है या सुना होता है तो आप उस तरफ चलते हैं, आप जाके डाउन पेमेंट भी दे देते हैं, लेकिन माहाना एक साथ के साथ जब छठी किस्त आती है तो उसमें आप स्टक हो जाते हैं। बहुत सारे लोग छठी किस्त आने के बाद जो है वो डिसाइड हो जाते हैं कि ये इतनी बड़ी रकम जो है अभी भी देनी है, फिर आगे भी देनी है, इसको हमारे लिए चलाना मुश्किल है, हम इसको नहीं चला सकते, और वो वहाँ पे रुक जाते हैं। तो जो इनिशियल पेमेंट उन्होंने दी हुई होती है वो पेमेंट भी उनकी ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए वो तमाम लोग जिनके पास माहाना सेविंग 10,000 या उससे कम है तो वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना उनके लिए ठीक नहीं है और उनको इसमें नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी को ज़्यादा देर होल्ड नहीं रख सकते, यानी कि एक तो वो है कि आप रखना चाहते ही नहीं है, उसके लिए वो तो आप बाय चॉइस जा रहे हैं उसमें, लेकिन आपकी कैपेसिटी नहीं है लॉन्ग टर्म होल्ड रखने की। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस नीयत के साथ कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उसको कैश करवा लेंगे। तो ज़रूरत तो किसी भी वक्त आ सकती है। ज़रूरत तो ये है कि आपको हो सकता है 6 महीने बाद ज़रूरत पड़ जाए, साल बाद ज़रूरत पड़ जाए। तो ऐसे टाइम के ऊपर अगर आप रियल एस्टेट में से पैसा निकालने की कोशिश करेंगे तो उसमें ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको नुकसान हो सके। रियल एस्टेट ये इंटरनेशनली रिनोन्ड फैक्ट है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप इसको ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स देखेंगे तो ये सबसे बेस्ट कमोडिटी है जिसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करें तो आपको जो रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न है उसके ऊपर वो बाकी किसी भी तरह की, इवन गोल्ड से भी डबल रिटर्न होता है रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने का, लेकिन लॉन्ग टर्म में होता है। शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत सारे मामला चल रहे होते हैं। आप डे टू डे बिजनेस देखें तो मुल्क के मामला, मुल्क के हालात जो हैं वो अब पाकिस्तान के अंदर जो आजकल हालात चल रहे हैं ये फॉरएवर नहीं रहने, ना ये फॉरएवर ऐसे थे। हमने देखा कि 2019-20 में जब कोरोना के मामला चल रहे थे, कोरोना ने एक पूरी दुनिया की इकोनॉमी को लपेट में लिया हुआ था, तो पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट वो वाहिद शोबा था जहां पे लोग आके इन्वेस्ट कर रहे थे। पूरी दुनिया से लोग वापस आ रहे थे, यूरोप से, यूएई से लोग अपना पैसा यहाँ पे ला के इन्वेस्ट कर रहे थे रियल एस्टेट के अंदर। और पाकिस्तान में रियल एस्टेट के अंदर जो है उनको लुक्रेटिव बेनिफिट्स भी ऑफर किए जा रहे थे। खास तौर पर लोगों को ये बेनिफिट भी ऑफर किया गया कि अगर आप रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई घर बनाते हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट आप अगर करते हैं तो उसके अंदर आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप वो पैसा कहां से लाए हैं। तो बहुत सारा पैसा लोगों ने वाइड भी किया उस एमनेस्टी स्कीम के अंदर भी। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर लोग जो है वो यहां पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह की मामलात की वजह से प्रॉपर्टी की सेल परचेज जो है वो इफेक्ट होती रहती है। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म देखें तो अभी अगर अगले साल 1.5 साल में हालात इंशाल्लाह मजीद बेहतर हो जाएंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें आपको एक नया बूम नजर आएगा। फिर हो सकता है कि आगे कुछ ऐसी चीजें आती रहें। पूरी दुनिया में ऐसे होता है, हर 5 साल, 7 साल, 8 साल बाद ऊपर नीचे चीजें चलती रहती हैं। तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म में ही आपको फायदा हो सकता है। तो अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, अगर आप ये सोच के इन्वेस्ट कर रहे हैं कि 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद जो है आवाम में से रिकवर कर लेंगे, तो फिर हो सकता है कि इसमें आपको नुकसान हो जाए। और नुकसान की रेशो जो है वो आपने सिर्फ इसके ऊपर कैलकुलेट नहीं करनी कि आपने 20 लाख की प्रॉपर्टी ली थी, अब आपने उसको 25 लाख में जो है वो बेचा है तो ये आपका प्रॉफिट है। वो ऐसा नहीं है। आपने 3 साल या 5 साल बाद उसको बेचा है तो उसके अंदर आपने प्रॉपर्टी के साथ साथ पैसे की डिवैल्यूएशन को भी जहन में रखना है
कि अगर आपने 3 साल पहले इन्वेस्ट किया था तो उस टाइम 20 लाख की क्या वर्थ बनती थी और आज 20 लाख की क्या वर्थ बनती है। मिसाल के तौर पे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, 95 में 1 लाख रुपए का गोल्ड जो है वो 18 तोले आता था। आज 1 लाख रुपए का गोल्ड जो है वो 50 लाख के अराउंड उसकी अमाउंट बनती है और 18 तोले सोना जो है उसको 50,40,000 के अराउंड जो है वो आज के रेट पे 24 कैरेट का उसका रेट बनता है। और अगर 1995 में 1 लाख की प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी तो आज उसकी वैल्यू 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के दरमियान बनती है। तो रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म में आपको बहुत जबरदस्त फायदा जो है वो देती है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म होल्डिंग के एतबार से आपको रियल एस्टेट में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। उसके अलावा ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी को ट्रेडिंग बिजनेस के तौर पे देखते हैं, वो ये समझते हैं कि हम प्रॉपर्टी को एक तरफ से खरीदेंगे दूसरी तरफ बेचेंगे और उसके दरमियान मुनाफा कमा लेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए उस हद तक या उस टाइम तक तो वैल्यू रहती है या फायदा रहता है जब तक मार्केट के अंदर सेल परचेज जो है वो चलती रहती है। लेकिन जैसे ही इस तरह के हालात आते हैं, जैसे भी प्रॉपर्टी डेड हो रही है, प्रॉपर्टी मार्केट डेड है, लोग नए इन्वेस्टर नहीं आ रहे, ओवरसीज पाकिस्तानीज अपनी पेमेंट्स भेजते हुए रिलक्टेंट हैं, तो ऐसे मौके के अंदर वो तमाम लोग जो प्रॉपर्टी को एज अ ट्रेडिंग बिजनेस के तौर पर ले रहे होते हैं, एक तरफ से प्रॉपर्टी खरीद के दूसरी तरफ बेच रहे होते हैं, ऐसे लोग जो है वो उनकी पेमेंट्स स्टक हो जाती हैं। वो अपना जो डेली साइकिल है उसके ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम जो है हर महीने उनकी दो तीन प्रॉपर्टीज बिक रही होती हैं, लेकिन इवेंचुअली उनकी एक प्रॉपर्टी भी अगर नहीं बिकती तो उनके जो माहाना अखराजात हैं वो उस हद तक उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और वो फिर उसमें स्टक हो जाते हैं। और इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज वो खरीद रहे होते हैं वो इस सोच से नहीं खरीद रहे होते कि हमने लॉन्ग टर्म रखनी है, वो इस सोच से खरीद रहे होते हैं कि हमने फौरी तौर पर आगे किसी न किसी को बेच देनी है। तो इसलिए वो ज्यादा उसके ऊपर एफर्ट नहीं करते कि हमने किस तरह की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म में हमें कौन सी प्रॉपर्टी फायदा दे सकती है। लोगों की कोशिश होती है कि हमें जहां से अच्छी डील मिल रही हो, अच्छी से अच्छी माइनस में डील उठा के और उसके अंदर अच्छे से अच्छे पैसे जो है वो बनाने की कोशिश में वो प्रॉपर्टीज जो उठाई होती हैं वो फिर ऐसे हालात में जब मार्केट स्लो होती है वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक साबित होती हैं और उसके अंदर ज्यादा मसाइल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा चौथे नंबर पर ऐसे लोग हैं जो ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, जिनकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो ये समझते हैं कि हमने आज प्रॉपर्टी खरीदी है वो अगले महीने या अगले साल हमें करोड़पति बना देगी। ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाना भी बहुत आसान होता है। लोग ऐसे लोगों की से फायदा भी बहुत उठाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लोगों ने ऐसी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इंट्रोड्यूस की जो ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं थी और उसके ऊपर रेंटल रिटर्न देना शुरू कर दिया और लोगों को बताना शुरू किया कि अगर आप 1 करोड़ रुपए हमें देते हैं उसके बदले हम आपको 1.5 लाख या 2 लाख रुपए महाना रेंटल रिटर्न जो है वो ऑफर करते हैं, आप रेंटल रिटर्न लें। ऐसे लोगों को जाहिर है रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश में ऐसे सुहाने ख्वाब उन्होंने देख रखे होते हैं या अगले उनको दिखा रहे होते हैं कि 2 लाख रुपए महाना आएगा तो साल का ये 24 लाख रुपया बनता है और 3 साल के अंदर जो है वो हमें मिलता है। और उसके बाद वो कंपनीज जो हैं वो डिफॉल्ट कर जाती हैं या भाग जाती हैं या वो लोग डिलीवर नहीं करते और रेंटल रिटर्न देना बंद कर देते हैं। ये बहुत सारे केसेस में रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में लोगों ने देखा है और ये हमेशा उन लोगों के साथ ही होता है जिनकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो मार्केट को उसकी एक्चुअल हालत में उसको असेस नहीं कर पाते, जो ये नहीं देखते कि रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। क्या 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो 2 लाख रुपए महाना रेंट जो है वो ऑफर कर सकती है? क्या ये पाकिस्तान में पॉसिबल है? क्या पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में रेंटल रिटर्न्स या रेंटल गेन्स जो हैं वो इतने ज्यादा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? ये सारी चीजें जब आप सुहाने ख्वाबों की दुनिया में होते हैं तो आपकी आंखों के सामने पर्दा होता है और आप ये चीजें इस तरफ ध्यान ही नहीं देते, तवज्जो नहीं देते, आप पैसे लगाते हैं और आपको इसमें नुकसान हो सकता है। रियल एस्टेट में ऐसे लोगों ने सबसे ज्यादा फायदा कमाया है जिन्होंने 30 साल पहले 40 साल पहले प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट किया था और उस टाइम इन्वेस्ट करते वक्त उन्होंने किसी इन्फ्लुएंसर को, किसी ब्लॉगर को, किसी यूट्यूबर को नहीं देखा, किसी ऐसे बंदे को नहीं देखा जिसने बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा के उनको इस चीज के ऊपर कन्विंस किया हो कि ये आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे तो 3 साल बाद आप बहुत बड़े जो है वो बिजनेस टाइकून बन जाएंगे। रियल एस्टेट के अंदर ऐसा नहीं होता, ये ख्वाबों की दुनिया में होता है। ख्वाबों की दुनिया से हमें बाहर निकलना चाहिए। हमें रियलिस्टिक अप्रोच के साथ पहले मार्केट को असेस करना चाहिए कि क्या वाकई में आज अगर आप किसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल बाद उसकी क्या वैल्यू हो सकती है या वाकई वो इतनी ज्यादा ऊपर जा सकती है या नहीं जा सकती। तो आप जब इस चीज को ज़हन में रखेंगे और जब आप अपनी जरूरत के मुताबिक इन्वेस्ट करेंगे रियल एस्टेट के अंदर, क्या आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, क्या आपके पास वो मींस हैं जिसके जरिए आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म जो है उसका फायदा हो सकता है, तो आपको नुकसान नहीं होगा कभी भी। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ लोगों के मशवरों के ऊपर, लोगों की बातों के ऊपर चलेंगे और खुद मार्केट को असेस करने नहीं निकलेंगे तो आप कभी भी रियल एस्टेट से फायदा हासिल नहीं कर सकते। किसी भी तरह की कंसल्टेशन के लिए या रियल एस्टेट में कोई गाइडेंस हासिल करना चाहते हो, हमारी टीम से आप राब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।